वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से हमारे साथ डॉक्टर शारिका यूनुस जी हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में आप सभी को पता है कि इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और हाल ही 2020 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को उनके उत्कृष्टीय योगदान के लिए प्रेस्टिजियस नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का उल्लेखनीय काम भुखमरी और वॉर रिडन क्षेत्रों में भुखमरी को कंट्रोल करने की दिशा में है। Dr. Sharika Yunus has graduated in medicine from the Jawaharlal Nehru Medical College, Aligarh in 2001. She is a gold medalist in community medicine and subsequently did her post-graduation in community medicine from the same college in 2005. She holds a diploma in public health nutrition from the Public Health Foundation of India, and she's also been trained on the management of nutrition and emergencies by the University College of London and Asian Disaster Preparedness Center. इन्होंने आशा प्रोजेक्ट के अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के साथ भी काम किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इनका योगदान बहुत उल्लेखनीय है। इनका बहुत सारा काम न्यूट्रिशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ है और करेंटली ये हेड न्यूट्रिशन एंड स्कूल फीडिंग यूनिट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तौर पर काम कर रही हैं। इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ को इस रीजन में अपनी एनीमिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज की तरफ काम करने के लिए प्रेरित किया है। शी हैज़ टू हर क्रेडिट सेवरल रिसर्च पेपर्स इन वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स एंड हर मेन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट आर maternal and child health, infant and young child feeding and links between disease and nutrition. So we can't wait to hear Dr. Sharika Yunus. भारतीय सरकार के न्यूट्रिशन सेफ्टी के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको यहाँ आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर शारिका यूनुस प्लीज। थैंक यू। विश्व खाद्य कार्यक्रम को ये मौका दिया कि हम आपसे फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस और उसके बारे में आपसे चर्चा कर सकें। मेरा काम बहुत ही आसान हो गया है क्योंकि दीप्ति जी ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, बताया है कि फोर्टिफिकेशन क्या है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो प्रेजेंटेशन होगा वो 2 पार्ट्स में होगा। पहले पार्ट में मैं फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस के बारे में बात करूँगी, वो क्यों करना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, और दूसरे पार्ट में मेरी कुलीग रीमा जो हैं वो क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करेंगी। आप लोग जैसे जैसे रोल आउट कर रहे हैं फोर्टिफाइड राइस अपने स्टेट्स में, आई थिंक सबसे बड़ा जो चैलेंज आप सबके सामने आ रहा है वो क्वालिटी कंट्रोल को लेकर के आ रहा है। सो रीमा विल थ्रो अ बिट मोर लाइट ऑन व्हाट टू डू अराउंड क्वालिटी ऑफ फोर्टिफाइड राइस। मैं प्रेजेंटेशन इन बहुत छोटा है देखने के लिए, बट दिस इज़ द फ्लो ऑफ माय प्रेजेंटेशन। दीप्ति जी ने आपसे अनीमिया की बात करी, इसलिए इस स्लाइड पे मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताऊंगी, मगर बस एक चीज़ ये बताना चाह रही थी कि जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वह अब जो है हर 4 से 5 साल पे होता है। अगर हम NFHS 4 को देखें जो कि 2015-16 में हुआ था, और अब NFHS 5 को देखें जो कि अभी 2019-20 में हुआ है, तो आप देखेंगे कि जो अनीमिया की प्रेवलेंस है, चाहे वो विमेन में हो, चाहे बच्चों में हो, चाहे पुरुषों में हो, सारे लेवल्स पे अनीमिया की प्रेवलेंस एक्चुअली इंक्रीज़ हुई है। और ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन स्कीम, आंगनबाड़ियों के थ्रू न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन, ये सब होता रहा है, मगर उसके बावजूद हमारी अनीमिया की जो प्रेवलेंस है वो कम नहीं हो रही है और बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज़ जो मैं ये कहना चाहूँगी वो ये कि अगर आप विश्व स्वास्थ्य संगठन के कट ऑफ्स देखें, उनके कट ऑफ्स होते हैं जिससे वो आइडेंटिफाई करते हैं पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो अगर अनीमिया की प्रेवलेंस किसी भी देश में 40% से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। और अगर हम अपने महिलाओं को देखें और छोटे बच्चों को देखें तो हमारी तो प्रेवलेंस उससे 10%, कहीं कहीं 20% ज़्यादा है। तो हमारे लिए ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण इशू है जिस पे हमें काम करना चाहिए। काम इसलिए भी करना चाहिए फॉर ऑल द रीजंस दैट दीप्ति जी एन्यूमरेटेड। इट इज़ अफेक्टिंग आवर नेशनल GDP, इट्स अफेक्टिंग आवर अर्निंग पोटेंशियल, हमारे बच्चों के स्कूलिंग पोटेंशियल को अफेक्ट कर रहा है। सो अनीमिया के ऊपर हमें फोकस करना है। अनीमिया को एड्रेस करने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं और हम ये नहीं कहते हैं कि फोर्टिफिकेशन ही एक अकेली स्ट्रैटेजी है।
fortification is a part of a whole set of strategies. The reason why we are focusing on fortification is क्योंकि भारत सरकार ने almost सब कुछ कर लिया है. We have an iron folic acid supplementation program in place, which has been in place for many years. We talk seldom about dietary diversification. There's nutrition education which is there. We have a lot of public health measures in terms of immunization and use of insecticide treated bed nets. But जो हमारे response से missing है अभी तक वो fortification है. Fortification बाकी सारे देशों में in place है और उसके चलते they've been able to control anemia and reduce the prevalence of neural tube defects. So it's about time that we also thought of food fortification. Also जिस तरह की हमारी दरें हैं अनीमिया की और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ की, उसके लिए सिर्फ एक या दो स्ट्रैटेजीज से हमारा कुछ नहीं होने वाला जब तक हम सारी स्ट्रैटेजीज़ को एक साथ क्वालिटी के साथ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे. जब वो एक साथ इम्प्लीमेंट होंगी तभी धीरे धीरे जाकर हमारे अनीमिया की दरें कम होंगी. ये भी दीप्ति जी ने कवर करा कि फोर्टिफिकेशन जो है एज अ कॉन्सेप्ट इट्स नॉट न्यू टू इंडिया. फोर्टिफिकेशन हम सॉल्ट आयोडाइजेशन बरसों से करते आ रहे हैं. फोर्टिफिकेशन और वनस्पति भी हम बहुत दिनों से कर रहे हैं. सो फोर्टिफिकेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज़ नॉट न्यू. ऑल्सो अगर हम देखें अपने डाइटरी इनटेक की बात करें, अनीमिया जो है अगर हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ मैल न्यूट्रिशन देखते हैं तो अनीमिया के जो इमीडिएट कॉजेज़ हैं वो दो होते हैं. एक तो ये कि आपका डाइटरी इनटेक कम है, दूसरा ये कि आपका प्रेवलेंस ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है. तो बहुत पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने 2012-2013 में एक स्टडी करी थी जिसमें ये देखा गया था कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो अपने जो रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस उसको लेना चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, सूक्ष्म तत्वों का, उससे बहुत ही कम लेती है. ऑफन टाइम्स द गैप इज़ एज लार्ज एज 50%. तो अगर इतना बड़ा गैप होगा फिर हम ये सोचें कि अनीमिया क्यों है, तो ये तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है. जब आप खा ही नहीं रहे उतना जितना आपको खाना चाहिए तो अनीमिया तो होगा ही होगा. अब हम आते हैं राइस फोर्टिफिकेशन पे. और ये थोड़ा मैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ वर्कड फॉर अ डेकेड प्लस ऑन राइस फोर्टिफिकेशन, जब ये लोग कहते हैं कि इसमें एविडेंस नहीं है, ये तो बस ऐसे ही हमारे ऊपर थोप दिया गया है एज अ पॉलिसी डिसीजन, दैट्स वेरी रॉन्ग टू से. देयर हैज़ बीन अ प्लिथोरा ऑफ वर्क विच हैज़ गॉन बिहाइंड इट. एविडेंस विच स्टार्टेड वे बैक इन 2004-2005. तो इंडिया में एफिकेसी ट्रायल्स हैं, इंडिया में इफेक्टिवनेस ट्रायल्स है, लार्ज स्केल पायलट्स करे गए हैं. भारत सरकार का खुद अपना भी पायलट है जो कि 15 प्रदेशों में 15 डिस्ट्रिक्ट्स में रोल आउट किया गया. वो किन्हीं कारणों की वजह से 11 डिस्ट्रिक्ट्स और 11 स्टेट्स में ही रोल आउट हुआ. बट एविडेंस जो है वो हमारे पास बहुत है एंड इट्स टेकन अ पीरियड ऑफ टाइम, इट्स टेकन अ गुड 15 years टू क्रिएट दैट एविडेंस and that is how we have reached this policy stage. So to say that there isn't evidence, I think that's really undermining the efforts of everybody in this room and also the program implementers in the different departments. Evidence India se jo hai, there is evidence which has been done. These are the large effectiveness trials that I'm talking about. गढ़चिरौली में टाटा ट्रस्ट के समन्वय से प्रोजेक्ट रोल आउट हुआ है जहां अनीमिया में 10% की कमी आई है सिर्फ फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस के थ्रू. इसी तरह से विश्व खाद्य कार्यक्रम ने हमने 3-4 पायलट्स करे हैं. हमने गजपति उड़ीसा में 2 पायलट्स करे थे, एक गजपति में एक ढेंकनाल में. दोनों से अनीमिया की प्रेवलेंस जो है अच्छी खासी प्रतिशत से कम हुई है. इसी तरह से हैदराबाद में पाथ के सौजन्य से स्टडी करी गई थी विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन. वहाँ भी जो है अनीमिया प्रेवलेंस में फोर्टिफाइड राइस के थ्रू रिडक्शन प्रूव हुआ है. ऑन द ग्लोबल लेवल अगर देखा जाए तो 22 स्टडीज़ हैं जिसमें से 7 स्टडीज़ सिर्फ इंडिया से ही हैं. और बहुत जो मैंने पहले पेपर्स जो एविडेंस प्रेजेंट करी है, लॉट ऑफ दैट हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड एज येट. अगर वो भी पब्लिश हो जाए तो इन टर्म्स ऑफ पब्लिश्ड आर्टिकल्स बहुत एविडेंस है सिर्फ इंडिया से. इनफैक्ट इंडिया इज़ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू ऑल ऑफ द एविडेंस विच इज़ देयर ऑन फोर्टिफाइड राइस. कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात दीप्ति जी ने करी. हम ये जानते हैं कि ये जो हमारा स्कीम रोल आउट हो रहा है
इसका ऑलमोस्ट 28 करोड़ की लागत है, बट एस्टिमेटेड गेन ऑफ जीडीपी अगेंस्ट दैट इज़ 49,800 करोड़। सो आप पैसे कम लगा रहे हैं, बट उसके अगेंस्ट जो आपको इसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा, जो हेल्थ बेनिफिट इम्प्रूवमेंट मिलेगा, जो जीडीपी इम्प्रूवमेंट मिलेगा, वो उससे कहीं कहीं बहुत काफ़ी दर ज़्यादा है उससे। Benefits of fortified rice, like Deepti ji said, and benefits of fortified rice is not any way different from the benefits of the other fortified staples. It's scientifically proven, it's cost effective, it's scalable, and now it's been made sustainable, क्योंकि वो अब आप लोगों के PDS प्रणाली के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो MDM और ICDS के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहा है, so it's also now been made sustainable and a part of the government schemes. It yields $84 for every $1 which is spent on reducing iron deficiency anemia. It can show good results within a short period of time, but I would say this with a caveat, because जब तक आप एक certain level of coverage नहीं reach कर सकते हैं, तब तक आप reduction in anemia नहीं दिखा सकते। अगर आपकी coverage ही कम होगी तो फिर आप reduction of anemia नहीं दिखा सकते हैं at population level. It's simple, proven, and the technology that we use in India is low cost as well as a very robust technology. And like Deepti ji has already said, इसमें behavior change की कोई ज़रूरत नहीं। आप वैसे भी चावल खाते हैं, fortified चावल भी खाएंगे, तो उसमें कोई change, किसी भी तरह के change की ज़रूरत नहीं है। इसके अगेंस्ट अगर आप आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट खाते हैं तो आपको रोज़ याद रखना है कि मुझे ये टैबलेट खानी है, मगर ये तो आप जो खा रहे हैं वही खा रहे हैं, कोई उसमें किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं है। The vision of the government of India is to reduce the prevalence of anemia and improve the nutritional status of vulnerable groups through provision of micronutrient fortified rice under the TPDS and other welfare schemes by 2024. ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का इंडिपेंडेंस डे स्पीच में अनाउंसमेंट था, they are looking at it through a phased approach. Phase 1 which was till March 22 was कि जो ICDS और PM पोषण जिसको हम पहले MDM स्कीम कहते थे, इन दोनों स्कीम्स को सैचुरेट करना है विथ फोर्टिफाइड राइस। उसके बाद फेज़ 2 स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल 22 एंड गोज़ ऑन टिल मार्च 23। इसमें हमें कंटिन्यू करना है ICDS और PM पोषण में फोर्टिफाइड राइस देना, और उसके साथ साथ जो हमारी हाई बर्डन और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि सब मिला के 291 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के क्राइटेरिया अलग हैं, हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स के क्राइटेरिया अलग हैं, मगर दोनों में कॉमन डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सो जब दोनों को मिलाते हैं तो 291 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसमें रोल आउट करना है फ़ेज़ 2 में इन द PDS, और फ़ेज़ 3 में पूरे PDS, ICDS और PM पोषण में पूरे कंट्री के थ्रू आउट जो है वो फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूट होगा। Now why is there a need to fortify rice? And there are two reasons for it. One is an operational reason and the other is a technical reason. Technical reason ये है कि जब हमारे मिलर्स के पास चावल जाता है पैडी को चावल में कन्वर्ट करने के लिए, तो मिलिंग के दौरान काफ़ी सारे जो उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच ब्रांड लेयर्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो फोर्टिफिकेशन हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि जो रिमूव हो गया है हम वो भी ऐड कर दें, और उसके अलावा जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी पॉपुलेशन में कम हैं उसको भी वापस ऐड कर सकते हैं। सो इट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू डू दैट। ऑपरेशनल रीजंस ये हैं कि 65% जो हमारी पॉपुलेशन है वो राइस खाती है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ जहाँ रोटी ज़्यादा खाई जाती है, मगर फिर भी दिन में एक बार आप चावल ज़रूर खाते हैं। तो 65% जो हमारी पॉपुलेशन है वो चावल दिन में एक बार ज़रूर खाती है। क्योंकि वो चावल खा रहे हैं और अच्छी मात्रा में खा रहे हैं, तो अगर हम उसको फोर्टिफाई कर देंगे तो चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट और रिडक्शन इन द प्रेवलेंस ऑफ अनीमिया आर हाई। दूसरा ये कि हमारे पास इंडिया में, एंड इंडिया इज़ वेरी लकी दैट वे, हमारे पास फूड बेस्ड सेफ्टी नेट्स हैं, तो हमारे पास चैनल्स हैं जिसके थ्रू हम फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इन चैनल्स को अगर हम एनालाइज करें तो अगर PDS को देखें तो 50% लगभग चावल होता है, 50% ही गेहूँ होता है। PM पोषण स्कीम को देखें तो उसमें ऑलमोस्ट क्लोज टू 84% जो है चावल होता है और बाकी गेहूँ होता है। ICDS में भी लगभग बराबर गेहूँ बराबर चावल। तो जब चावल इतनी बड़ी मात्रा में हमारे फूड बेस्ड सेफ्टी नेट्स में जा रहा है
तो उसको हमें अगर फोर्टिफाई कर देंगे तो उसके रैमिफिकेशंस और बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होंगे। इससे मैं किसी भी तरह से ये नहीं कह रही हूँ कि गेहूँ या आटे को हमें फोर्टिफाई नहीं करना चाहिए, कहीं तो हमें शुरुआत करनी थी। शुरुआत हमने चावल से करी है। होपफुली देयर बी अ डे जब हम गेहूँ और आटे को भी फोर्टिफाई करना शुरू कर देंगे। This is just to talk a bit about the progress on rice fortification in the country, and the progress, if I may say so, has been phenomenal from the time the Prime Minister announced it. There's been, I think, literally जिसे मिशन मोड कहते हैं सरकारी नोमेनक्लेचर में, ऑलमोस्ट मिशन मोड पे काम हुआ है और इतने लाखों टन राइस जो है फोर्टिफाई हुआ है compared to what is really required. So the country as a whole has been making amazing progress. However, again, not to say that there are not challenges, there are challenges as well, but in terms of fortification of quantities, I think we are on the right track. As far as the development of the ecosystem is concerned, अगर हमें fortify करना है चावल तो हमें 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो ये कि fortified rice kernel production हमारा होना चाहिए और इतना होना चाहिए कि जो भी हमारा राइस जो है हमारे सेफ्टी नेट्स के थ्रू जा रहा है वो सब फोर्टिफाई हो जाए। शुरू में जब इवन एज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जब हमने काम करना शुरू करा था तो कंट्री में सिर्फ एक फोर्टिफाइड राइस कर्नल सप्लायर था, वो मथुरा उत्तर प्रदेश में था। उस एक सप्लायर से आज की तारीख में अगर हम बात करें तो हमारे पास 350 से ज़्यादा FRK सप्लायर्स हैं। हमारा FRK प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ मोर देन व्हाट द कंट्री रिक्वायर्स। So therefore, we are also in a condition to meet the requirements of some of our neighboring countries if required. We do have labs with the testing capacity now on fortified rice. NABL accredited labs हमारे पास बहुत सारे हैं, मगर उनमें से भी FSSAI के माध्यम से fortified rice में कैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट टेस्टिंग करनी है उस पे जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसको अप्लाई करके अब हमारे पास 45 लैब्स हैं which can provide services to state governments. We do have a set of operational guidelines in place. We had a set of very robust guidelines when the center sector scheme was rolled out in pilot phase. The draft operational guidelines are there. We don't expect them to be very different from what was already in place, and hopefully those guidelines will be notified soon. FSSAI ने हमें standards fortification of rice के दिए हैं. They've also put out draft standards for comments on FRK as well as the premix, and I am sure Dinesh ji will talk about it a bit more. There is an idea that fortification of rice को push करने के लिए under the chief secretaries of the respective state governments steering committees होना चाहिए to monitor the progress on fortified rice, and that's been constituted in about 28 states and union territories. There's a huge push from the government of India for creating awareness around fortified rice. I do agree that it's a challenge as of now, but there is a will, and where there's a will, there's a way, and hopefully the awareness in the community will also increase as far as fortified rice is concerned. Blenders की ज़रूरत होती है राइस मिलों में for fortification. समय के साथ साथ हमारी blending capacity and number of trained millers has also increased. Just to talk about the FRK industry and how we've grown over the years, basically saying the same thing that I was saying. Quality के ऊपर बात करने के लिए मेरी colleague रीमा आएंगी. She is an expert on quality और बहुत सारी FCI की workshops वगैरह में भी she takes sessions on quality assurance and quality control. So she'll talk a bit about that. Thank you.